Hello dear students, I welcome you all for the last part of the chapter which was going on in history, chapter number 2, Trade to Tertiary. This is the part number 7. Have a look into the previous parts. Let's move further. So topics for discussion, आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं, एंडिंग टॉपिक्स. फर्स्ट इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. पढ़ते हैं इसके बारे में. कल हम लोगों ने शुरू किया था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश. तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था ब्रिटिश के अंडर में जब एक्सपेंशन बहुत हद तक बढ़ चुका था, तो क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था. आइए जानते हैं. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. The need to set up a civil administration arose when the EEIC started acquiring vast territories in India. Lord Cornwallis, regarded as the father of Indian civil administration, set up an independent civil services. अब क्या हुआ कि EEIC ने अपना एक्सपेंशन इस लेवल पे कर लिया था कि उसको प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो भी कराना उसके लिए एक मैंडेटरी नीड हो गई थी. सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ही सेट अप फ्यू लॉज. अब वो पढ़ते हैं क्या था. ही स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्रेड, रिप्लेस्ड करप्टेड ऑफिशियल्स विद वेल एजुकेटेड लोकल सिविल सर्वेंट्स. दोस हु हायर्ड हिम, मतलब उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन्हें सैलरी बेसिस पे हायर किया था, जो कि वो परमानेंट बेसिस पे बढ़ा रहा था. क्या हुआ कि प्राइवेट ट्रेड की उसने जो डिमांड थी वो बिल्कुल खत्म कर दी. प्राइवेट ट्रेड ऑलमोस्ट ही जस्ट वैनिश्ड इट आउट. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने करप्टेड ऑफिशियल्स को हटाया जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके. एंड इन 1800 in Calcutta, Wellesley established Fort William College to train the civil servants in local languages and custom. Lord Wellesley ने कैलकाटा में 1800 में एक कॉलेज सेटअप किया जिससे कि सिविल सर्वेंट्स जो थे वो अपनी लैंग्वेजेस में established in England. सिमिलर वही कॉलेज इंग्लैंड में established था, उसी की जस्ट कॉपी उन्होंने कैलकाटा में स्टैब्लिश करी जिससे कि वो लोकल सर्वेंट्स को ट्रेन कर सकें और अपने पास एक क्वालिफाइड स्टाफ ला सकें. फ्रॉम 1853 ऑल रिक्रूट्स हैड टू पास अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द सिविल सर्विसेज, जो कि आज के दौर में भी होता है. सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स जिसको भी निकालने हैं उसको एक कॉम्पिटिटिव लेवल फेस करना होता है. इट कैन बी ऑफ यूपीएससी, इट कैन बी ऑफ वेरियस अदर civil services exam. The ICS Act of 1861 established the Indian Civil Services. तो उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की फॉर्मेट की तैयारी हो चुकी थी, रेडी था फॉर्मेट. सो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक डेवलपमेंट का फेज था. इंडिया के लिए भी डेवलपमेंट का फेज था. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस British India was divided into districts. Administrative convenience का मतलब अच्छा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में डिवाइड कर दिया गया था. It divided into districts. Each district has their own collector to collect the revenue. जो कलेक्टर था, मतलब जिसे कि हम डीएम कहते हैं, कलेक्टर was there to collect the revenue. Overall revenue की पूरी उसके पास जानकारी हो और वो revenue कलेक्ट कर सके. A magistrate to maintain law and order, and a judge to administer justice. कि मतलब कहीं भी पक्षपात ना हो, एक justice वाली feeling बरकरार है. So this was all about civil administration. Moving forward, the judicial system. So उस टाइम पर judicial system कैसा था? Let's read it out. Prior to British rule, the administration of justice was based on traditional system of law. In the case of Hindus, the Shastra, and in the case of Muslim, the Shariat was basis of justice. So हिंदू के केस में शास्त्र के हिसाब से और मुस्लिम्स के केस पे शारियत के हिसाब से, sorry if I'm wrong, was the basis of justice
Warren Hastings and Cornwallis took steps to set up new judicial structure. So Warren Hastings और Cornwallis ने दोनों ने combine ने ये सोचा कि हम लोग और अच्छा judicial system इंडिया में construct कर सकते हैं. By 1772, each district was to have two courts, a civil court presided over EEIC collectors and a criminal court in the hands of the Qazi and Mufti who worked under the collectors. Under the Regulating Act of 1773, the Supreme Court was established in Calcutta with Elijah Impey as its Chief Justice. So, very important point here, Chief Justice Elijah Impey के under guidance में Supreme Court establish हो चुका था कैलकाटा में. By the Act of 1781, it was decided that English law would be strictly applied only in the cases involving British citizen. जो इंग्लिश का लॉ था उसमें ही लिखा हुआ था, मेंशन था, इंग्लिश का लॉ सिर्फ ब्रिटिश पीपल के हिसाब, ब्रिटिश पीपल को ही फॉलो करना है, ब्रिटिश पीपल सिटीजन्स पे ही लगेगा. while the Indians would be tried under the traditional law, जो इंडिया के ट्रेडिशनल लॉस थे, पंचायत यू कैन से, जैसे गांव में ट्रीटमेंट होता था, जिस तरीके से उनकी रूलिंग सिस्टम था, उसी हिसाब से इंडिया का चलेगा. In 1793, the famous Cornwallis Code was compiled for the guidance of the officers of new judicial services. In 1833, a guarded structure of courts came into being. In 1865, high courts were established. 1865 में हाई कोर्ट्स की स्थापना हो चुकी थी कैलकाटा में, मद्रास में, बॉम्बे में. जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लिया करिए, that will be better for you. So the codification of laws was meant to establish judicial equality in the laws which applied to both the rulers and the ruled. So क्या होता था कि जो कोड्स, जो लॉज एंड ऑर्डर्स बने थे, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम के, वो रूलिंग पार्टी और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो एप्लीकेबल वो सभी में थे, इन शॉर्ट. सो independence of judiciary was another important aspect which the colonial rule introduced in India. This meant that the judiciary was free from influence of the political and civil administration. इसका मतलब जो judiciary system है, वो judicial system है, वो बिल्कुल influence नहीं हो सकता है political party से या फिर किसी civil एडमिनिस्ट्रेशन से, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द आर्मी. द बल्क ऑफ इंडिया कंपनीज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स और सिपाहीज while its officers were exclusively British. So इसका मतलब ये है कि कंपनी की आर्मी में जो सिपाही थे, जो सोल्जर थे, वो मोस्टली इंडिया के थे और जो उनके लीडर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटिश थे. द हाईएस्ट पोजीशन हेल्ड बाय एन इंडियन सोल्जर वाज दैट ऑफ अ सूबेदार. सूबेदार की जो पोजीशन थी वो सबसे हाईएस्ट मानी जाती है उस टाइम पे इंडिया के लिए. बेसिकली सूबेदार जो पोस्ट थी वो हाईएस्ट ब्रिटिश ऑफिसर के जस्ट नीचे वाली पोस्ट थी. हाईएस्ट पोस्ट इंडिया के किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिल सकती थी. हाईएस्ट पोस्ट पे ब्रिटिश होंगे और उसके जस्ट नीचे जो पोस्ट मैक्सिमम इंडिया के लिए निर्धारित करी गई थी वो सूबेदार की पोस्ट थी, तो वो मिल सकती थी. इन द अर्ली 19th century, the British developed a uniform military culture. All the soldiers were subjected to a European style of training irrespective of caste and community. 19th century के आने से थोड़ा टाइम पहले ब्रिटिश ने कंप्लीटली मिलिट्री कल्चर की शुरुआत कर दी थी. ऑल द सोल्जर्स आर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग. जैसे यूरोपियन की आर्मीज ट्रेन करती हैं वैसे ही स्टाइल में ट्रेनिंग होती थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो. सो finally we have completed the chapter and
you have to complete all the work which is given to you. And here is the end of the chapter. Thank you so much for watching. I will be back with a new chapter. Keep learning.